हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 13 जैव विविधता एवं संरक्षण। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है, यानी कि आज के वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमारा पहला हेडिंग क्या है। पहला हेडिंग हमारा है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों को जैव विविधता कहते हैं। जो पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जीव जाति पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन से वैज्ञानिक ने? रोजन नामक वैज्ञानिक ने। एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का जनक कहते हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग है जैव विविधता के प्रकार, यानी कि जैव विविधता कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जैव विविधता 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या है? आनुवंशिक विविधता। तो देखिए, एक ही जात में पाई जाने वाली विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं, यानी कि एक ही जात है उसी में भिन्न भिन्न किस्में पाई जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक विभिन्नता। जैसे कि देखिए, उदाहरण के लिए सर्पगंधा यानी राउबोल्फिया बोमिटोरिया की विभिन्न किस्में हिमालय में मिलती हैं। इसकी भिन्न भिन्न किस्मों से भिन्न भिन्न सांद्रता वाले रेसरपिन नामक रसायन प्राप्त होता है, जो औषधीय महत्व का होता है। एक पौधा है। आगे देखिए, इसी प्रकार भारत में चावल की लगभग 50,000 से 2 लाख एवं आम की लगभग 1,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। आनुवांशिक विविधता जीन में विविधता के कारण पैदा होती है। ये होता है आनुवांशिक विविधता, जो जीन में विविधता के कारण पैदा होती है। आनुवांशिक विविधता क्या है? कोई एक जाति है, कोई एक जाति का जीव, उसमें भिन्न भिन्न किस्में हैं, तो यह आनुवंशिक विविधता। देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है जातीय विविधता। क्या है? जातीय विविधता। देखिए क्या है? किसी जात की अलग अलग किस्मों के बीच पाई जाने वाली विविधता को जातीय विविधता कहते हैं। कोई जात है, उसकी अलग अलग किस्म है, उस किस्मों के बीच में भी क्या है? विविधता है, उन किस्मों में भी अलग अलग है विविधता, यह है जातीय विविधता। जैसे कि देखिए, उदाहरण क्या है? पश्चिमी घाट में उभयचरों की अधिक जातियां पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी घाट पर कम पाई जाती हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग क्या है? तीसरा है समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता। तो देखिए, पारिस्थितिकीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव वन, पतझड़ वन आदि, यह है पारिस्थितिकीय विविधता। आगे देखिए, पारिस्थितिकीय विविधता को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 है अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा विविधता और तीसरा है गामा विविधता। तो देखिए, अल्फा विविधता क्या है? देखिए, एक ही समुदाय या आवास में पाए जाने वाले जीवों में विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। एक ही समुदाय और एक ही आवास में जो जीव पाए जाते हैं उनकी जो विविधता होती है उसे अल्फा विविधता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक छोटे वन में या उद्यान में पादपों की विविधता, कोई छोटा बगीचा, उसमें जो पौधों में विविधता पाई जाती है। बी है बीटा विविधता। तो देखिए, अलग अलग समुदाय या आवासों में पाए जाने वाली जीवों में विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। अलग अलग समुदाय या फिर अलग अलग आवासों में पाए जाने वाली जो विविधता होती है उसे क्या कहते हैं? बीटा विविधता। जैसे कि स्थल व जल तंत्रों में पाई जाने वाली जातियों में विभिन्नता, जो जीव स्थल पाए जाते हैं उनमें वो अलग प्रकार से क्रिया करते हैं, उनका शरीर की बनावट अलग प्रकार से होती है। जो जल थल में पाए जाते हैं उनमें तंत्रों में उनकी तंत्र में बहुत अंतर है, दोनों में क्या है? बहुत ही अंतर है। तो ये दोनों में क्या है? विभिन्नता है। आगे देखिए, अगला हेडिंग क्या है? गामा विविधता। तो देखिए, एक ही क्षेत्र में अलग अलग आवासों में पाए जाने वाले जीवों में विविधता को गामा विविधता कहते हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है पृथ्वी पर तथा भारत में जात विविधता। तो देखिए, वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई जातियां खोजी जा रही हैं।
आज के समय में हर एक साल में 15,000 नई जातियां खोजी जाती हैं, चाहे जीवों की हों, पौधों की हों, सब मिला के। आगे देखिए, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख जातियां हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अभी अकालित जातियों में 70% से भाग भी अधिक जंतु हैं। यद्यपि भारत में भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता कितना है, 8.1% है। अब देखिए आगे अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है विश्व में खोजी गई जातियों का आकलन। तो देखिए, विश्व में कुल जातियां कितनी हैं, 70% भाग जंतु जातियां तथा 22% भाग पादप जातियां। शैवाल, कवक, ब्रायोफेटा, आवृतबीजी पादप व अनावृतबीजी पादप तथा शेष 8% अन्य जीव हैं। जंतुओं की कुल संख्या का 70% से ज्यादा भाग कीट निर्मित व अन्य करते हैं। जो जंतु हैं उनकी संख्या का 70% से ज्यादा भाग क्या है, कीट निर्मित हैं, कीड़े हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ बना हुआ है। देखिए ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें आपको दिखा रहा है, छोटा छोटा दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अकेशरुकी जंतु यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक ग्राफ छोटा सा बना हुआ है जिसमें उभयचर लिखा है, और फिर क्या लिखा है, सरीसृप, पंछी, और फिर क्या है, मानव। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ बना, इस ग्राफ को हम अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये वन शॉट का वीडियो तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, चित्र वाला वीडियो हम अलग बना देंगे, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा है विश्व में अभी तक पहचानी गई जातियों की सारणी। तो देखिए उच्च पादप कितना है, 2,70,000। कशेरुकी क्या है, 53,239। मछलियों की जातियां कितनी हैं, 26,959 जाति हैं मछली की। उभयचर 4,780। सरीसृप यानी सांपों की जातियां 7,150। पक्षी 9,700 और स्तनधारी 4,650। इतने हैं कि इनके क्या है, इतनी जातियां पहचानी गई हैं। आगे देखिए शैवाल 40,000, कवक 72,000, जीवाणु 40,000 और विषाणु 1,550। कास्टेशियन 43,000, मोलस्का 70,000 और कृमि 25,000, प्रोटोजोआ 40,000 और अन्य जातियां जो हैं 1,10,000 और जो कीट है कितना है, 10,25,000। तो इतने इनकी जातियों की श्रेणी इस प्रकार से हो जाएगी। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है भारत में जैव विविधता। तो देखिए भारत में जैव विविधता, यद्यपि भारत का क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4% है, किंतु इसमें जैव विविधता विश्व का 8.1% है, जिसके कारण महाविविधता वाले 12 देशों में भारत शामिल है। क्योंकि इसका जो विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व का केवल 2.4 भाग है, लेकिन इसकी जो जैव विविधता है वो 8.1% है। आगे देखिए रॉबर्ट मे के आकलन को यदि सही माना जाए तो भारत में अभी 1 लाख से ज्यादा पादप, 3 लाख से ज्यादा जंतु जातियां खोज होना बाकी हैं। यहाँ पे रहेगा पादप यानी पौधा, यानी कि रॉबर्ट मे के अनुसार भारत में अभी 1 लाख पौधे, पेड़ पौधों को अभी खोजे जाएंगे, इतना खोजना बाकी है, और फिर 3 लाख से ज्यादा जंतु की खोज होना बाकी है अभी। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है जैव विविधता के प्रतिरूप। तो देखिए जैव विविधता पूरे विश्व में एक जैसी नहीं है। जो जैव विविधता है पूरे विश्व में एक जैसी नहीं है। इसका प्रतिरूप निम्नलिखित है। का है आकांक्षीय प्रवणता। देखिए आकांक्षीय प्रवणता क्या है, देखिए सामान्यतया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जाति विविधता घटती जाती है। भूमध्य से
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पे जात की विविधता कभी घटती जाएगी। कुछ अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षांशीय सीमा 23 साढ़े 23 चाहे 23 सही 1/2 यानी कि 23.5 उत्तर दक्षिण तक शीतोष्ण तथा ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। यह है अक्षांशीय प्रवणता। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी के क्षेत्र में मिलने वाला उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की सबसे ज्यादा जैव विविधता दिखाई देती है, जो अमेजन वन है, अमेजन नदी जो है। आगे देखिए, जैव विविधता की सारणी द्वारा दर्शाया गया ग्राफ देखिए। पादप की कितनी है जैव विविधता? 40,000, मछलियां 30,000, स्तनधारी 425 और पक्षी 1300, उभयचर 378 और अकशेरुकी क्या है 12,500। किसमें है ये अक्षांशीय विविधता में है। किसमें? अक्षांशीय। अब आगे देखिए, लगभग 2 लाख कीटों की जातियों का खोज होना अभी भी बाकी है। आगे देखिए, क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है? नंबर 1 है अधिक उत्पादकता। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, जिसके कारण इन वनों की उत्पादकता भी ज्यादा होती है। यही कारण है कि जैव विविधता भी ज्यादा होती है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसके कारण अधिक उत्पादकता के कारण। अब देखिए, दूसरा है स्थिर पर्यावरण के कारण। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पर्यावरण निरंतर एक समान बना रहता है। यहाँ मौसम में बदलाव कम होता है, इसलिए इसे स्थिर पर्यावरण कहा जाता है। स्थिर पर्यावरण जीवों को जल्दी से वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यह अनुकूलता जैव विविधता में बढ़ावा देने का कार्य करती है। तीसरा है कोई विपत्ति नहीं है, यानी कोई संकट नहीं है। देखिए, शीतोष्ण क्षेत्रों में समय समय पर बर्फ का हिम आच्छादन होता है, जो जीवों के लिए अच्छा नहीं माना जाता और जीवों की संख्या को कम कर देता है। इसके कारण वहाँ जैव विविधता भी कम पाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है, समय समय पर बर्फ गिरता है, जिससे जीव की मृत्यु होती रहती है। अब देखिए, खा क्या है? खा हेडिंग है तुंगीय प्रवणता। तो देखिए क्या है, अक्षांशीय प्रवणता की तरह मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जातीय विविधता कम पाई जाती है, क्योंकि 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतया तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी बहुत अधिक ठंड हो जाता है। गाह जातीय क्षेत्र में संबंध। तो देखिए, जर्मनी के विख्यात प्रकृतिविद अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के वनों में बहुत समय तक अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र के साथ केवल एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। इसके अनुसार जातीय समृद्धि में एवं क्षेत्र के बीच संबंध एक आयताकार अतिपरवलयाकार के रूप में होता है। यह है जातीय क्षेत्र में संबंध। आगे देखिए क्या है, जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व। तो देखिए, जातियों की संख्या परितंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ महत्व निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1 है अधिक उत्पादकता। तो देखिए, प्रकृति विज्ञानी डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोगों द्वारा साबित किया कि किसी क्षेत्र में जितनी अधिक जातियां उपस्थित होती हैं, उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही ज्यादा होती है। और यदि जातियों की संख्या रुक जाए तो उस क्षेत्र के जैव भार में भी ज्यादा बदलाव नहीं होता। अगला हेडिंग है स्थिरता। तो देखिए, स्थिरता क्या है? टिलमैन के अनुसार यदि जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है तो वह परितंत्र लंबे समय तक अस्थायी होता है और अधिक समय तक स्थिरता प्रदान करता है। तीसरा है पारिस्थितिक स्वस्थता। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला जात विविधता वाले पारितंत्र में शाखित होती है और जीव एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होते हैं। प्रत्येक जीव का कार्य खाद्य श्रृंखला में आवश्यक होता है। मनुष्य भी इन खाद्य श्रृंखलाओं का एक स्तर होता है और यह अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इनसे प्रभावित होता रहता है।
यदि खाद्य श्रृंखला की एक भी कड़ी समाप्त हो जाती है तो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी जातियों पर भी प्रभाव पड़ता है और पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। ये होता है पारिस्थितिक स्वस्थता। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है जैव विविधता की क्षति। तो देखिए पृथ्वी के जैव संपदा भंडार में तेजी से कमी हो रही है। इसके लिए IUCN की लाल सूची के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जीव क्या हुई हैं, विलुप्त हुई हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, कसे ककक, ये कितने जीव विलुप्त हुए हैं, 338, और आकशेरुक 359, और पौधे 87 पौधे, ये सब क्या हो गए, विलुप्त हो गए, इनका नामो निशान खत्म हो गया, ये दुनिया से चले गए। आंकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर हैं। आगे देखिए नई लुप्त जातियां। तो देखिए इसमें क्या क्या है, मॉरिशस के टोडो, ऑस्ट्रेलिया की भेड़िया थाइलेसिन, अफ्रीका की जेब्रा केवका, और रूस की स्टेलर समुद्री गाय। पंछी और बाघों की 3 जातियां तथा उपजातियां कैस्पियन, बाली एवं जावा, ये क्या है, ये नई जातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। आगे देखिए पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। संपूर्ण विश्व में पादपों एवं जंतुओं का लगभग 15,500 जातियों का विलुप्त होना खतरा है। इसमें 32% क्या है, उभयचर, 23% स्तनधारी, 22% पक्षी और 31% आवृतजीवी, ये जातियां क्या हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। आगे देखिए पिछले 20 सालों में। अगला हेडिंग है जैव विविधता की क्षति के कारण। देखिए जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, आवासों की क्षति व उनका विखंडित होना। तो देखिए प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता के लिए भयंकर संकट है। जीव जातियों के आवासों की हानि मनुष्य की अनेक क्रियाओं द्वारा होती है। यह है आवासों की क्षति व उनका विखंडित होना। दूसरा हेडिंग है अत्यधिक दोहन। मनुष्य सदैव भोजन, आवास, लकड़ी व दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन जब आवश्यकता बढ़ जाती है तो इस प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन प्रारंभ हो जाता है, जिससे विशेष जीव प्रभावित होते हैं, जैसे समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर जैसी अनेक जातियों को लुप्त कर दिया गया है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, तीसरा हेडिंग क्या है, विदेशी जातियों का आक्रमण। देखिए जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तो उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या विलुप्त का कारण बन जाती हैं। बाहर से आई हुई जातियों को विदेशी जाति कहते हैं। उदाहरण के लिए जलकुंभी, लांटाना, कैमेरा और नाइल पर्च आदि, ये सब जातियां क्या है, विदेशी जातियां हैं जो विदेश से लाई गई हैं। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है सहकीलोपन। देखिए क्या होता है, जब एक जात विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित दूसरी जात भी विलुप्त हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए मेढक है, मेढक केंचुए को खाता है, मान लीजिए सिर्फ केंचुए को ही खाता है। अगर केंचुआ विलुप्त हो जाएगा तो मेढक भी नहीं खाने के कुछ पाएगा तो वो भी मर जाएगा, इसलिए वो भी विलुप्त हो जाएगा। तो हमने आपको उदाहरण के लिए समझाया है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई जात विलुप्त होती है तो उस पर जो दूसरी जात आश्रित होती है वो भी विलुप्त होने लगती है। इसे ही कहते हैं सहविलोपन। ये देखिए यहाँ पे किलोपन लिखा, यहाँ पे रहेगा सह, यहाँ पे विलोपन रहेगा। इसे क्या कहते हैं, सहविलोपन। जैसे एक परपोषी मछली की जाति के प्रजाति विलुप्त होते ही उसके परजीवी भी विलुप्त होने लगते हैं। 5वां नंबर है बिच्छुबंधन। तो देखिए जीवों के प्राकृतिक आवासों के अंतर्गत पाए जाने वाले बदलाव को बिच्छुबंधन कहते हैं। क्या जो जीवों के प्राकृतिक आवास हैं उसमें अंतर्गत पाए जाने वाले बदलाव को, जैसे कि कोई पेड़ पे रहता है, सूखा पड़ने पर पेड़ पे रहेगा और फिर सूखा नहीं रहेगा तो जमीन पर रहेगा। इसी प्रकार से आगे देखिए क्या है, मानव क्रियाओं या प्राकृतिक कारणों से वनों में आग लगने, सूखा पड़ने, बाद में पेड़ की कटाई, खनन आदि से
वन बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण वन्यजीव लुप्त हो जाते हैं। ये है विच्छुधन। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग है प्रदूषण। यह मानव की क्रियाकलापों का बुरा परिणाम है। प्रदूषण के द्वारा अनेक जीवों का आवास विभिन्न प्रकार से दूषित हो गया है। अगला हेडिंग है जैव विविधता का संरक्षण। तो देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 है संकीर्ण रूप से उपयोगी। तो देखिए इसके अंतर्गत वह कारण आते हैं जिनसे मानव के छोटे छोटे कार्य पूर्ण होते हैं, जैसे कि भोजन, रेशे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, दवाइयाँ, गोंद, रंग आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में 25,000 से भी ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जिनसे अनेक प्रकार की दवाओं का निर्माण किया जाता है। या ये कहें कि वर्तमान में प्रसिद्ध दवाओं में से 25% दवाएं पादपों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। जो दवाएं बनती हैं 25% दवाएं जो हैं किससे, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। वह राष्ट्र जहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है वह देश उनके उत्पादन में अत्यधिक व्यापार करते हैं। जिस देश में जैव विविधता अधिक पाई जाती है वह देश क्या करता है, इनके लिए व्यापार करता है, दवाओं के लिए व्यापार करता है, उन जड़ी बूटियों को देता है, इससे उनका व्यापार चलता है। आगे देखिए अधिक व्यापार करता है। दूसरा हेडिंग क्या है, व्यापक रूप से उपयोगी। तो देखिए इसके अंतर्गत जैव संपदा के वे उपयोग आते हैं जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और ये अत्यधिक उपयोगी होते हैं, जैसे कि पौधों द्वारा प्राप्त की गई ऑक्सीजन जो हमारे लिए प्राण वायु है। वायुमंडल में केवल अकेला अमेजन वन उपस्थित ऑक्सीजन का 20% भाग उत्पादित करता है और पृथ्वी के फेफड़े के रूप में माना जाता है। जो अमेजन वन है वो क्या करता है, पूरी पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है, इसलिए उसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तीसरा हेडिंग देखिए क्या है, नैतिक। देखिए नैतिक क्या है, जैव विविधता के संरक्षण में हमारे नैतिक मूल्यों का भी प्रयोग होता है। मानव यह अच्छी तरह से जानता है कि अकेले का अस्तित्व असंभव है। अगर मानव अकेले जीवित रहना चाहे तो यह संभव है। अगर उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके चारों ओर उपस्थित पादपों यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों को भी साथ में रखना होगा, क्योंकि इन सभी का अपना महत्व है। अगला हेडिंग है जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें। तो देखिए संरक्षण का अर्थ है कि जैव मंडल के मानवीय प्रयोगों की व्याख्या कीजिए जिससे मनुष्य की वर्तमान पीढ़ी को भरपूर लाभ प्राप्त हो और इनको आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित किया जा सके। जैव मंडल से इसे बिना हानि पहुंचाए अत्यधिक लाभ प्राप्त किए जाते हैं। किए जाने की तकनीकी का प्रयोग ही संरक्षण है। क्या है, जैव मंडल से बिना हानि पहुंचाए इसका अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की तकनीक जो है वही क्या है, संरक्षण है। इसे संरक्षित करने के लिए मुख्य 2 तरीके होते हैं। देखिए कौन सा तरीका होता है। नंबर 1 क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण। तो देखिए इस संरक्षण तकनीकी के अंतर्गत जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है, इसलिए इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के निम्नलिखित रूप दिए गए हैं। देखिए क्या है, नंबर 1 क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। देखिए क्या है, यह संकल्पना नॉर्मन मेयर ने 1988 ईस्वी में दी थी। इसमें उन क्षेत्रों को रखा गया है जिनमें अत्यधिक जातीय समृद्धि पाई जाती है तथा उच्च स्थानिक प्रदर्शित करता है। ये जातियां अन्य स्थानों पर उपस्थित नहीं होती। सर्वप्रथम 25 हॉट स्पॉट थे, लेकिन वर्तमान में 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये 34 हॉट स्पॉट विश्व के 2% क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। इन्हें सुरक्षा देने से जातियों की विलोपन दर को 30% तक कम कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए आगे देखिए हमारा क्या है, भारत में 3 जैविक विविधता हॉटस्पॉट हैं। नंबर 1 है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा और तीसरा है हिमालय। अब देखिए बी ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा बी वाला हेडिंग। बी हेडिंग है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित होते हैं। जो क्या होते हैं, जो
क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, संरक्षण के लिए सुनिश्चित हो, यानी यहाँ पे वो उनका रक्षा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसमें वन्य जीव भी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी रहते हैं। अतः इनमें शिकार करने एवं पशु चराने के लिए पूर्ण रूप से वर्जित होता है। इसमें शिकार करना यानी पशुओं का शिकार करना और पशु चराने के लिए कोई जानवर आप इसको चराएं जिससे वहाँ के पेड़ पौधे घास फूस को कोई जानवर खाए, इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे वर्जित होता है, मना होता है, वहाँ पे नहीं चरा सकते हैं आप। तथा इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं दिए जाते। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, यानी ये राष्ट्रीय उद्यान होता है, इसमें सरकार का इसका सुरक्षा सरकार करता है, परंतु इसकी व्यवस्था संबंधित अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है। अब देखिए तीसरा हेडिंग है वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए क्या है, अभ्यारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है। अतः इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशु को चराने आदि की अनुमति इस पाबंद के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित न हों। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण राज्य सरकार करती है। इसकी जो स्थापना होती है उसका नियंत्रण क्या करता है, राज्य सरकार करता है। अब देखिए नोट पे हमारा क्या दिया है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1872 में यूएसए में हुई थी। अब देखिए आगे क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1936 में हुई। अब देखिए चौथा हेडिंग है डी वाला जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र। तो देखिए यह बहुउद्देशीय प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं। इनमें जंतु व पादपों के साथ साथ मूल आदिवासी लोगों को भी इस क्षेत्र में निवास करने की अनुमति नहीं है, यानी यहाँ के जो निवासी हैं उनको भी क्षेत्र में निवास करने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक जीवमंडल क्षेत्र में 3 अनुक्षेत्र भाग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से देखिए, नंबर 1 क्या है, कोर अनुक्षेत्र। देखिए कोर अनुक्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय क्रिया या हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरा है बफर अनुक्षेत्र, इसमें मानव क्रियाओं की सीमित अनुमति प्रदान की जाती है। और तीसरा है कुशल योजना अनुक्षेत्र। देखिए इसमें मानव के लाभार्थ उत्पादों को प्राप्त करने की पूरी अनुमति हो जाती है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान की अनुमति नहीं होती। इसमें जीव जंतु व उस क्षेत्र के मूल आदिवासी अपने पशुधन के साथ निवास करते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, अगला हेडिंग हमारा है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं। तो देखिए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। जो जीवमंडल है आरक्षित क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन, शोध कार्यों तथा शिक्षा के बीच पूरा सहयोग व संबंध जरूरी होता है। आगे है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों व उनके चारों तरफ के क्षेत्र का विकास करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से होता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषता, इसमें उसकी इतनी विशेषताएं होनी चाहिए। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, जीवमंडल, यहाँ पर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य। तो देखिए नंबर 1 क्या है, संरक्षात्मक। तो देखिए इसमें जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र व जीन फूल को सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है शोध के लिए, इसमें बायोस्फीयरों में विभिन्न शोध कार्य करके उसके ज्ञान को अदल बदल कर प्राकृतिक क्षेत्र में उन्नति लाया जा सकता है। अगला है विकासीय भूमिका। तो देखिए इसके अंतर्गत प्राकृतिक क्षेत्र, वन्य आबादी, वन्य संसाधन इत्यादि का विकास किया जा सकता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, वन्य जातियों की सुरक्षा। इसमें वन्य प्राणी व पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएं। तो देखिए भारत एक भावना प्रधान देश है। इसके अंतर्गत लोगों की भावनाएं,
पेड़ों व जानवरों के साथ भी गहराई से जुड़ी होती हैं। इसलिए बहुत से वृक्ष, जानवर, पर्वत, जंगल आदि धार्मिक मान्यताओं के कारण आज बचे हुए हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं। देखिए क्या है, मंदिरों के कारण उपजाऊ क्षेत्र के देवदार वन सुरक्षित हैं। इसके कारण मंदिर के कारण। अगला है मेघालय की जनजातियों के वन तथा खासी की पहाड़ियाँ। राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ से सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र। विभिन्न समाजों में जीवों के धार्मिक महत्व होते हैं, जैसे कि पीपल, बरगद, तुलसी, गाय। राजस्थान का बिश्नोई समाज सभी जीव जातियों को सुरक्षित रखते हैं। देखिए क्या है, पीपल को कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग बरगद की पूजा करते हैं, तुलसी की भी पूजा करते हैं, गाय की। और जो राजस्थान में है, ये बिश्नोई समाज क्या करते हैं, जीव जातियों को सुरक्षित रखते हैं। देखिए आप एक न्यूज कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, फैला था, जो सलमान खान थे क्या किसी हिरण को मार दिए, तो लॉरेंस बिश्नोई जो हैं उन्हें मारना चाहते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो लोग हिरण के प्रति अधिक प्रेम रखते हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग है बाह्य बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो देखिए, यदि हम किसी जीव को मानव निर्मित आवास में रखकर सुरक्षा प्रदान करते हैं तो इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसे भी निम्न तरीकों से रख सकते हैं। ये है निम्न ताप परीक्षण। क्या है? निम्न ताप परिरक्षण। तो देखिए, ऐसे जीव जो दुर्लभ तथा संकटग्रस्त पादपों के जर्म प्लाज्म को बहुत कम ताप यानी कि -195 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है, तो इसे निम्न ताप परिरक्षण या फिर प्रिजर्वेशन कहते हैं। अगला हेडिंग है जीन बैंक। तो देखिए, जीन बैंक क्या है? जीन बैंकों में समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी जातियों को सुरक्षा को जीन प्रदान करते हैं। जीन बैंक क्या होता है? जीन बैंकों में जो समाप्त होने की कगार पर पहुंची हैं जनजातियां, उनको क्या करते हैं, जीन की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वो जल्दी समाप्त ना हो। अगला है वीर्य बैंक। वीर्य बैंकों में विशिष्ट किस्म के नर मादा युग्मकों का संचय किया जाता है। अगला हेडिंग है पात्रे निषेचन। तो देखिए क्या है, इसमें दो उच्च श्रेणी की विशेष जाति के नर व मादा युग्मकों का निषेचन परख नली या फिर प्रायोगिक पात्र में पूर्ण रूप से कराया जाता है। इसे पात्रे निषेचन कहते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है रेड डाटा बुक। तो देखिए रेड डाटा बुक क्या है? देखिए रेड डाटा बुक क्या है, यहाँ पे देखिए विलुप्त होने वाली जातियों को, जो जातियां विलुप्त होने वाले, विलुप्त होते जीवों की जातियों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। किसका? जो जातियां विलुप्त हो रही हैं उन जातियों की जानकारी के संबंध में क्या किया? IUCN ने एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसे लाल डाटा पुस्तक यानी रेड डाटा बुक कहते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जंतु व पादप जातियों का सर्वे करके इन जातियों को सारणी के माध्यम से दर्शाते हैं, जो लुप्त होने के अंतिम चरण पर हैं। अगला देखिए, भारत में लगभग 350 स्तनधारी प्राणियों की जातियां तथा 1224 पक्षी जातियां उपस्थित हैं, जिनमें से 53 स्तनधारी व 69 पक्षी जातियां समाप्त होने की कगार पर हैं। भारत में लगभग विश्व की 10% पक्षी व मछलियों की जातियां उपस्थित हैं। पूरे विश्व भर की क्या है? 10% पक्षी व मछलियों की जातियां भारत में ही उपस्थित हैं केवल। अब आगे देखिए, भारत में वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कानून व आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी भारत की विभिन्न वन्य प्राणी जातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। देखिए भारत में कौन कौन सी प्राणी जातियां संकट में हैं। नंबर 1 है लाल सिर वाली बटेर, कृष्णसार, चिंगारा और फिर भेड़िया, अनूप मृग,
श्वेत सारस, घूघर बगुला, भारतीय कुरंग, बारहसिंघा, गैंडा, नीलगाय, और ये क्या है, चीता, और फिर एशियाई गधा। ये सब विलुप्त होने की कगार पर हैं। आगे देखिए, इसके अलावा विश्व के दूसरे देशों से भी अनेक जातियां संकटग्रस्त हैं। दूसरे देशों की भी जातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें से मुख्य हैं, देखिए, अफ्रीकी चीता, श्याम गैंडा, अफ्रीकी सिंह, गौरिल्ला, बाघ, और फिर रूसी ध्रुवीय भालू। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं। तो देखिए नंबर 1 है साइट्स। तो देखिए, अमेरिका में 1973 में इस संस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, इसकी साइट्स की, और 1975 में 80 देशों के हस्ताक्षर करने के पश्चात यह संस्था अस्तित्व में आई। यह विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण संस्था मानी जाती है, वर्तमान में जिसके 123 सदस्य देश हैं। इसमें कितने देश जुड़े हैं, 123। दूसरा है ट्रैफिक। तो देखिए ट्रैफिक क्या है, इसकी स्थापना साइट्स ने की है, साइट्स ने ही किया है। वन्य जीवों से उत्पन्न उत्पादों, हड्डी, खाल, सींग, दांत के अंतरराष्ट्रीय केंद्रों की निरीक्षण करती हैं। तीसरा है IUCN, ये वन्य जीवों के संरक्षण हेतु काम करती हैं। इसी ने 1969 में रेड डाटा बुक में दुर्लभ संकटग्रस्त सुवेद जातियों को सूचीबद्ध कर उनका वर्णन किया। देखिए चौथा हेडिंग क्या है, विश्व वन्य जीव कोष। देखिए, इसे आज के समय में विश्व प्रकृति वन्य जीव कोष कहते हैं। यह संरक्षण के लिए धन प्राप्त कराने का कार्य करता है। अगला हेडिंग है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य व दिवस। तो देखिए क्या है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य व दिवस। तो देखिए, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व प्राणी दिवस 3 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 4 अक्टूबर, विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए अगला हेडिंग के आगे क्या है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, संकटग्रस्त जातियां। तो देखिए क्या है, वे जातियां जिनके सदस्यों की संख्या मानव द्वारा शिकार करने तथा प्राकृतिक आवासों की कमी के कारण अत्यधिक कम हो गई है तथा वह समाप्त होने के अंतिम चरण पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। देखिए, जो जातियां खत्म होने की कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां, मतलब खत्म होने वाली हैं, उन्हें क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिंह है, जो शेर है, आजकल शेरों की सिंहों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो ये क्या है, संकटग्रस्त जातियां, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ये कह रहा है कि वह जातियां जिनके सदस्यों की संख्या मानव द्वारा शिकार करने से या प्राकृतिक आवास की कमी, मतलब उन जानवरों को रहने की कमी या फिर प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार से उनकी संख्या कम हो रही है या हो गई है या कम हो रही है और वो समाप्त होने की चरण पर है, तो उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे कि संकटग्रस्त जातियां क्या है, सिंह, एक सिंह वाला गैंडा। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, दुर्लभ जातियां। तो देखिए दुर्लभ जातियां क्या हैं, वह जातियां जो पूरे विश्व में नहीं हैं, केवल विश्व के कुछ जगहों पर पाई जाती हैं, उन्हें दुर्लभ जातियां कहा जाता है। जैसे कि कीवी और शुतुरमुर्ग, ये सब क्या है, दुर्लभ जातियां हैं जो केवल कुछ ही स्थानों पर पाई जाती हैं। अगला हेडिंग है सुभेद जातियां। देखिए, वह जातियां जो वर्तमान में सामान्य संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन भविष्य में प्राकृतिक आवासों में कमी होने के कारण संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आने लगी हैं, उसे सुभेद जातियां कहते हैं। जो जातियां पहले क्या थी, सामान्य संख्या में थी, मतलब वो पूरी संख्या में थी, उसमें कमी नहीं थी, वो विलुप्त होने की कगार में नहीं थी, तो क्या है, लेकिन आज क्या है, वो जातियां आज विलुप्त होने की कगार पर, कुछ कीड़े मकोड़े या पौधे मान लीजिए कुछ, या फिर जानवर आज के समय में क्या है, विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुभेद जातियां। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और क्या कहते हैं वहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे देखिए आप नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाइए आप और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जाकि वहाँ पर आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मिलता रहेगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।